पद्मश्री की श्रृंखला में ऑनर्ड पर्सनालिटी आपका स्वागत करता है एक नए अतिथि के साथ, जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र सिहाग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इन्हें पद्मश्री 2024 से नवाजा गया है और गुणवत्ता के लिए ये जाने जाते हैं, क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, और वो है मधुमक्खी पालन। तो विशेषकर इस क्षेत्र में मिलने वाला पहला मुझे लगता है पद्मश्री सम्मान है जो खासतौर से मधुमक्खी पालन के लिए दिया गया हो किसी को। तो डॉक्टर रामचंद्र जी जो है वो हरियाणा से आते हैं। यूनिवर्सिटीज में बड़ा ही इनका लंबा गहरा शैक्षणिक अनुभव रहा है। पूर्व डीन भी रहे हरियाणा यूनिवर्सिटी के, और ये एक बौद्धिक व्यक्ति भी हैं। काफी पढ़ने लिखने का इनका एक्सपोजर रहा है। आज की बातचीत में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मधुमक्खी पालन के जरिए कैसे इन्होंने पद्मश्री का सफर पूरा किया। स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्कार। आपने जो मधुमक्खी पालन जैसे एक अनोखे किस्म की जो चीज है, जो प्रैक्टिस है, उसके जरिए पद्मश्री का सफर कैसे तय किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मधुमक्खी पालन कैसे ये दिमाग में आया? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने 1980 में पीएचडी किया। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एक प्रोजेक्ट दिया बी कीपिंग के ऊपर। मेरी अपॉइंटमेंट उस बी कीपिंग के प्रोजेक्ट में हो गई। उसके जो ऑब्जेक्टिव थे उसमें मधुमक्खी पालन एक ऑब्जेक्टिव था। उन्हीं दिनों में कुछ देश में ऐसी घटना घटी कि जो भारतीय मधुमक्खी थी उसमें एक वायरल डिजीज आई, जिससे 99% जो परिवार थे मधुमक्खी के वो मर गए, और हमारे जो बी कीपर जितने भी थे वो बिना प्रोफेशन के, बिना धंधे के हो गए। उस हालत में बी कीपिंग दोबारा से करवाना बड़ा ज़रूरी हो गया था देश में। और दूसरा अल्टरनेटिव ये था कि फिर जिस मधुमक्खी में इतनी बीमारी आ गई है तो हम कौन सी मधुमक्खी पालें। हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव था यूरोपियन मधुमक्खी। ये मधुमक्खी 1962 में हिंदुस्तान में हम लेके आए थे, और 1975 तक इसका ज़्यादा फैलाव नहीं हो सका। थोड़ा सा हिमाचल में हुआ था और कुछ पंजाब में हुआ था। पंजाब से फिर 2 एक्सपेरिमेंट किए गए हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी। 1968 में किया गया, वो फेल हो गया, और 1975 में भी एक एफर्ट किया गया, एक प्रयास किया गया था, वो भी फेल हो गया था। जो मेरे उन दिनों में मेरे अध्यक्ष थे विभाग के, उन्होंने मैंने जब ये बात डिस्कस की तो वो कहते हैं कि यहाँ मधुमक्खी पालन आसान नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और हरियाणा का तापमान बहुत ज़्यादा जाता है। गर्मियों में ड्राई होता है, फूल होते नहीं, मधुमक्खी कैसे चलेगी यहाँ पर। आप कुछ भी और कुछ ऑब्जेक्टिव कर लो इस प्रोजेक्ट में और अपना रिपोर्ट बना दिया करना। मैंने कहा ऐसे तो पॉसिबल नहीं है जी, क्योंकि मेरी तो इसमें अपॉइंटमेंट हुई है, मैंने लंबा टाइम लगाना है लाइफ का, तो मैं तो बी कीपिंग तो मेरा मतलब इसमें मेन मैंडेट है, वो तो मुझे करना ही करना पड़ेगा। तो वो कहते देख लो भाई रिस्क बहुत है। मैं क्या, रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले मैंने हरियाणा के पूरी स्टेट का सर्वे किया कि इसमें कौन सी क्रॉप्स होती हैं, किस सीजन में होती है, फ्लावर कब आते हैं उसके ऊपर, और मधुमक्खी पालन क्या यहाँ हो सकता है तापमान जितना होते हुए। तब मुझे पता लग गया कि हरियाणा एक अच्छी स्टेट बनती है मधुमक्खी पालन के लिए। यहाँ गर्मियों में उत्तरी हरियाणा में हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, सर्दियों में दक्षिणी और पश्चिमी हरियाणा में कर सकते हैं। फ्लावर इस तरह से आते हैं स्टेट में, क्रॉप्स पे और दूसरे नेचुरल जो वेजिटेशन है उस पर। तो ये शुरू किया जा सकता है। इसको रखते ये एनालिसिस पूरा होने के बाद 1982 में मैं यूरोपियन मधुमक्खी हिसार में लेके आया। जी हाँ, और ये बड़ा सुखद है कि हमारे देश में जहाँ मधुमक्खी पालन जैसा एक अनोखा कार्य, अनोखा जो प्रोफेशन है, जो बहुत सीरियसली या गंभीरता से नहीं लिया जाता रहा है, लेकिन सर के बदौलत जी इनके अनुभवों के बूते आज वो मुझे लगता है काफी युवाओं तक भी पहुंचा है। लोग इसमें आने को भी इच्छुक है और उन्होंने बाकायदा पेशेगत रूप में इसे अपनाया है। सर, अभी युवाओं का क्या रुझान है? क्या लोग इसमें आना चाहते हैं? आपने चूंकि बहुत काम किया है, मेरे ख्याल से पिछले 3-4 दशकों से आप इस क्षेत्र में हैं और आपने बी कीपिंग किया है, अब भविष्य क्या है उसका भारत में? अभी मैं एक थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता था। ये जब मैं मधुमक्खी हरियाणा में लेके आया तो इसका फैलाव कैसे हो सकता था, ये मेन था। उसी समय मैंने अपने 15 साल के, जब यंग साइंटिस्ट था मैं, 15 साल का मैंने अपना एक प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान बनाया कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ताकि ये एस्टेब्लिश हो जाए हरियाणा में। तो उसके हिसाब से ही मैंने 1982 में ही फार्मर की ट्रेनिंग शुरू करवा दी, बी कीपिंग की जो इसमें इन्वॉल्व हो। जी। उसके लिए फिर ये प्रॉब्लम थी, वो फार्मर मधुमक्खी कहाँ से लाएंगे, इतना बक्से का खर्चा कहाँ से देंगे। स्टेट गवर्नमेंट से फिर मैंने एक लाइजन किया कि 50% स्टेट गवर्नमेंट इसको सब्सिडी देगी और मैं टेक्निकल इसमें इनपुट करूंगा मेरा। इस तरह पहले 1982 में हमने यमुनानगर में पहली ट्रेनिंग करवाई मधुमक्खी पालन की 50 बी कीपर के लिए।
नेक्स्ट ईयर हमने करनाल में करवाई, उससे नेक्स्ट ईयर हमने जींद में करवाई, उससे नेक्स्ट ईयर फिर हिसार में करवाई, हिसार में फिर हमने कंटिन्यू रखी और वो ट्रेनिंग आज तक भी चलती है। मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं, क्या हरियाणा में, तो ठीक है हरियाणा में आपने मधुमक्खी पालन करवाया, क्या हरियाणा से इतर कुछ अन्य राज्यों में इसकी संभावनाएं हैं, और संभावनाएं अगर हैं तो इससे कितना लाभ होने वाला है? हाँ, फिर क्या हुआ कि उसके बाद 1987 के बाद क्या हुआ, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। उस ट्रेनिंग में हरियाणा के लोग भी आए और कुछ बाहर के लोग भी आने शुरू हो गए। सबसे पहले यूपी से, हरियाणा सहारनपुर एरिया से लोग आए, उन्होंने बी कीपिंग करना शुरू किया, फिर बिहार से उन्होंने करना शुरू कर दिया। इसी तरह इसका फैलाव शुरू हो गया और लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लगा। जब इन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी के बक्से से 10 किलो के करीब शहद, उन दिनों की बात है ये, शहद निकल सकता है, तो लोगों का रुझान बढ़ने लगा कि ये धंधा हम करना शुरू कर दिए, मधुमक्खी जीवित भी रह सकती है। 1990 में मैंने इस मधुमक्खी की, यूरोपियन मधुमक्खी की जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो पब्लिश की, ये लोगों को अवेलेबल हुई। उससे क्या इसका रुझान और बढ़ गया कि कैसे इनको पालने में भी आसानी हो सकती है अब तो, क्योंकि ये अवेलेबल हमारे पास। गर्मियों के लिए मैंने इसका एक खाना भी बना दिया मधुमक्खी, ताकि मरे नहीं। ऐसा होने के बाद इसमें अट्रैक्शन बढ़ने लगी इसके तरफ, और फिर इसमें लोग ये देखने लगे कि इसमें फायदा भी कैसे हो सकता है। अब 10 किलो एक शहद मधुमक्खी देती है। शुरू में तो हम कहते थे 5 बक्सों से शुरू करो, 10 बक्सों से शुरू किए, लोगों ने फिर 25-30 बक्से भी रखने शुरू हो गए। एवरेज निकालो तो 30 बक्सों से 300 किलो शहद भी पैदा होने लग गया। फिर उन्होंने देखा 300 हो सकता तो ये बढ़ाया भी जा सकता है इसको, मधुमक्खियों को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो सारी साल ही पैदा हो जाएगा। लोगों ने इसमें 30-30 किलो भी लेना शुरू कर दिया। 30 बक्सों से 1000 किलो शहद पैदा होने लग गया। क्या बात है, अब प्रोडक्शन बढ़ता गया। हाँ, 1000 किलो अब प्रॉफिटेबल बन गया ये। जब लोगों को लगा ये प्रॉफिटेबल धंधा हो रहा है तो और रुझान बढ़ता गया। 2005 में हमारे पास चीफ मिनिस्टर हरियाणा का पहले स्टेटमेंट आई कि हरियाणा में जहाँ 0 प्रोडक्शन था आने का, वहां पर 800 मेट्रिक टन शहद पैदा हो रहा है। ये बड़ी इनकरेजिंग थी मेरे लिए। क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि एनुअल इनकम क्या इससे लाभ प्राप्त हो सकता है अगर कोई मधुमक्खी पालन करे, तो वार्षिक आय उसकी क्या हो सकती है, और क्या ये अन्य राज्यों में भी इसकी संभावनाएं हैं? अब ये हिंदुस्तान में सारे राज्यों में पाली जाती है ऑलमोस्ट। राजस्थान जहाँ हम सोच भी नहीं सकते थे वहां भी लोग पालते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और उधर वेस्ट बंगाल से लेके राजस्थान तक लोग इसमें मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। इस टाइम इतने हैं हमारे पास, 2 लाख बी कीपर है इस टाइम। और 2 लाख इस टाइम, उस टाइम देखो पूरे देश भर में, पूरे देश भर में 2 लाख बी कीपर है, और इस टाइम 35 लाख मतलब मधुमक्खी के परिवार है हमारे पास। क्या बात है। और उन दिनों में 0 हनी प्रोडक्शन था, 0 ही मानने के हम बाहर से हनी मंगवाते थे। इस समय इस साल का डाटा है 1,55,000 मेट्रिक टन शहद प्रोड्यूस किया 2023 में, और उसमें से 80,000 मेट्रिक टन हमने एक्सपोर्ट किया। और ये एक्सपोर्ट बेस्ट क्वालिटी का हनी है, वर्ल्ड में जाता है। हम 8th उस पे है रैंक पे वर्ल्ड में एक्सपोर्टर, एज हनी एक्सपोर्टर। क्या बात है। तो ये इतना पॉसिबल हो पाया है इस एफर्ट के बाद ही सारा। में हनी जैसे कारोबार को इतना बढ़ावा मिल रहा है, और शहद के जरिए भी कृषक जो है वो संपन्न हो रहे हैं। खेती किसानी के अतिरिक्त मधुमक्खी पालन को भी एक पेशे के तौर पे आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये संभव हो सका है हमारे सिहाग सर जैसे कृषि वैज्ञानिकों के बूते, क्योंकि उन्होंने काफी अनुभव लिया है इस क्षेत्र में और काम भी किया। और मुझे लगता है कि आप भारत में मधुमक्खी पालन के पितामह कहे जाएंगे, तो शायद क्योंकि अगली पीढ़ियां आपसे सीखेंगी और सीख भी रही हैं। मैं एक चीज और बीच में बताऊंगा, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए ना, तो ये जहां भी जाते हैं कृषि की बात करते हैं तो मधुमक्खी पालन की बात भी जरूर करते हैं। इस बात को मुझे लगा कि जब मेरा भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, तो शायद ये गवर्नमेंट मुझे भी कहीं कुछ इंसेंटिव दे सकती है। और इन्होंने अपने आप ही कहीं से ये डेटा उठाया है या बायोडाटा उठाया है, उसको लेके मेरे को इस साल पद्मश्री से इन्होंने अलंकृत सर, किया। आपके मन में प्रेरणा कहाँ से आई कि मुझे मधुमक्खी पालन करना है? मधुमक्खी पालन एक बड़ा ही डिफरेंट सा पेशा है, मतलब जनरली आमतौर पे लोग इस पेशे को नहीं जानते या अपनाना नहीं चाहते। बच्चों के आप शिक्षा से जुड़े रहे हैं, आप पठन पाठन के कार्य से भी जुड़े रहे हैं, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? थोड़ा सा क्योंकि मेरी पीएचडी थी ना वो बीज पे थी, है ना, जो बीज मतलब पोलिनेट, बड़ा अनोखा विषय भी है रिसर्च का। हाँ, अनोखा ही था ये, और ये पोलिनेशन पे थी। मेरे गाइड थे, वो पहले काम कर रहे थे बीज पे। उनकी भी एक प्रॉब्लम थी कि वो बीज को बढ़ा नहीं पा रहे थे। मेरी प्रोजेक्ट जो पीएचडी की आई उसमें एक बड़ा बढ़िया मतलब रिकमेंडेशन आई जो उनको पहले पता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, ये अनिबी की प्रोजेक्ट आ गई हमारे पास जिसमें मेरी अपॉइंटमेंट होगी। उसके ऑब्जेक्टिव को मैंने सीरियसली लिया
और मेरी प्रोजेक्ट की प्लानिंग मैंने 15 साल के लिए की आगे की कि मैं क्या, उसमें मैंने क्या किया, देखो बड़ा मतलब एक 15 साल का 27 साल का यंग साइंटिस्ट अगर अपना अच्छी तरह से प्लानिंग कर लेता है ना, तो वो देश को कुछ न कुछ दे सकता है। वैसे ही हुआ। मैंने सबसे पहले उसका गर्मियों का में हरियाणा की कंडीशन में लाइफ साइकिल स्टडी किया, उसके बीमारियों की अध्ययन किया, उसके दुश्मनों का अध्ययन किया, अच्छा। उनका निदान भी ढूंढा, पेस्टिसाइड का क्या इफेक्ट होता है उनका अध्ययन किया, क्या कितनी मोर्टेलिटी होती है, उनसे बचाव कैसे करेंगे, फिर उनका खाना बनाया, उनको गर्मियों में खाने की भी जरूरत होती है वो भी किया। ये रिकमेंडेशन भी मैंने पब्लिश की सारी की सारी, इंटरनेशनल जर्नल में, इंडियन जर्नल में भी पब्लिश की, और पॉपुलर जो मैगजीन्स है उनमें भी पब्लिश की, रेडियो टॉक दी और टीवी टॉक दी, फार्मर्स को काफी इसमें आपने काफी प्रेरित किया। जो हरियाणा से इतर के किसान है, यूपी बिहार या अन्य क्षेत्र के किसान, वो आप तक कैसे पहुंचे और प्रशिक्षण कैसे ली? अब हमारे पास उन किसानों के लिए दो अल्टरनेटिव है। एक तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है ना, उसमें मधुमक्खी की प्रोजेक्ट्स हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं हर साल 2 बार या देते हैं या 1 बार, और वो ऐसा समय देते हैं जब मधुमक्खी पालन शुरू करवाना होता है ना, ताकि फेल ना हो, उस समय वो एडवर्टाइज करते हैं अपनी ट्रेनिंग्स को, उसमें वो ना अपना नाम लिखवा के जो इंटरेस्टेड हो वहाँ जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। दूसरे, आप क्योंकि जिन बीकीपर जो सक्सेसफुल हो गए 200 बक्से रख रहे हैं, 250 बक्से रख रहे हैं, 300 रख रहे हैं, ज़्यादा भी रख रहे हैं, जो इस धंधे में आगे हैं वो भी खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके पास भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, साथ थ्रू आउट इंडिया दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छा एक मतलब डेवलपमेंट हुई ना, कि एक तो हमारा जो गवर्नमेंट चैनल है, ऑफिशियल चैनल, आप वहां से भी अपने राज्य में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो फ्री में भी दे रहे हैं, कुछ नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी देके, मुझे लगता है कुछ 50,000 की बजट से वो अपना शुरू कर सकते हैं। हाँ, अब एक चीज और है, मधुमक्खी पालन तो शुरू हुआ, एक मतलब ये धंधा शुरू हो गया, इसके साथ और धंधे बहुत शुरू हुए, जैसे बक्से बनाना है ना, उनको काम मिल गया, कारपेंटरों को बहुत ज्यादा काम मिल गया। बक्से, मधुमक्खी तो बक्सों में पाली जाएगी ना, उसके लिए बक्से चाहिए, लकड़ी के बक्से चाहिए, लकड़ी ले आएंगे, उससे बनाएंगे, ये एक इंडस्ट्री और खड़ी होगी, फिर इससे और प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे रॉयल जेली एक प्रोडक्ट है, वो इसी से बनता है, वो उसकी बहुत वैल्यू है, 10,000 रुपए किलो से भी ज्यादा की उसकी वैल्यू है, 1 किलो की। जैसे पोलन है, पराग है, जैसे ये 400-500 रुपए किलो से कम नहीं बिकता पर केजी, ये भी इकट्ठा करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे बीके पर, कुछ इतने अच्छे डेवलप हुए इसमें, और एक्सपोर्टर 200 एक्सपोर्टर आ गए हम, उनकी भी एक यूनियन है, 2 एक्सपोर्टर की, यानी एक्सपोर्टर की, और गवर्नमेंट का ने एक बड़ा बढ़िया किया है कि जो हम हनी एक्सपोर्ट करते हैं उसकी एनएमआर टेस्ट होता है, ताकि उसमें पता लग जाए कोई मिलावट तो नहीं है, कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है, कोई भी अब लोट रिजेक्ट नहीं होता हमारा बाहर जो जाता है विदेश में। और मैंने बताया ना, 80,000 मेट्रिक टन शहद हमने इस साल एक्सपोर्ट किया, जो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का था। जी जी। तो इस संदेश के साथ कि मधुमक्खी पालन बहुत ही निसंदेह लाभप्रद एक बिजनेस है, व्यवसाय है, छोटा है बट आप शुरू कर सकते हैं और काफी लाभ भी प्राप्त कर सकते थे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रामचंद्र सिहाग जी, और चलते चलते एक छोटा सा संदेश हमारे मुल्क के आका के नाम, जिन्होंने ये सारी कवायद की है और छोटे छोटे लोगों को जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं उनको जोड़ा है पद्मश्री के जरिए, उनके लिए और उनके देश के लोगों के लिए कोई संदेश प्रेषित करे, एकदम छोटा सा। मैं पहले तो इस गवर्नमेंट का धन्यवाद करूंगा कि ये ऐसे लोगों को नीचे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जिनको कोई भी नहीं समझ पा रहा है, उनको इस अवार्ड के लिए प्रेरित करने के लिए, उनके काम को प्रेरित करने के लिए, उनको आगे लोगों के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अच्छा नेशनल जो अवार्ड है, वन ऑफ द बेस्ट कह रहे हैं, टॉप सिविलियन अवार्ड है, वो दे के एनकरेज किया है। मेरे जैसे को जैसे दिया, मुझे पता भी नहीं था, 12 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, और अचानक गवर्नमेंट ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, तो मैं अगली मेरी पूरी लाइफ में तो मैं इसी पे काम करूंगा, है ना। ऐसे कितने सारे लोग थे जिनको इन्होंने दिया है, और वो अपनी जिंदगी में लगे रहेंगे। ये लोगों के लिए एक तो प्रेरणा का विषय है कि अगर हम काम करें तो गवर्नमेंट सराहेगी भी, उनको कोई न कोई आपको जरूर सराहेगा, लेकिन आप अपने काम में लगे रहो। जी हाँ, तो इस संदेश के साथ कि आप सतत लगातार अपने काम में लगे रहें और पूरे दिल के साथ लगे रहें, जुनून के साथ लगे रहें, तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और पद्मश्री के साथ। स्टे ट्यून्ड विद ऑनर्ड पर्सनैलिटी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड share the honored personality. Thank you sir. Namaskar.